नेपाल के भीतर इस समय एक ऐसा अजीब माहौल बन चुका है जैसे भारत से आने वाली हर एक चीज वहां की दुश्मन हो गई हो। काठमांडू की सत्ता में बैठे लोग यह पूरी तरह भूल गए कि दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली देश भी भारत की आज की वैश्विक ताकत और मजबूत स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं। वहां नेपाल की बालेंद्र शाह सरकार ने भारत के खिलाफ एक ऐसी चाल चली जिसने दोनों देशों के सदियों पुराने और प्रगाढ़ रिश्तों को दांव पर लगा दिया। लेकिन अब इसी बालेन शाह सरकार को खुद नेपाल की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा और ऐतिहासिक झटका दिया है कि पूरे काठमांडू का सिंहासन बुरी तरह हिल गया है। भारत के खिलाफ नेपाल के काठमांडू के बालेंद्र शाह के जिस फैसले को वहां की राजनीति में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र और हथियार बताया जा रहा था, उसी फैसले की हवा नेपाल की अदालत ने पूरी तरह निकाल दी है। इस अदालती चाबुक के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय और बालेंद्र शाह की अक्ल पूरी तरह ठिकाने आ गई है। आखिर क्यों नेपाल की सरकार ने भारत से आने वाले मात्र 100 रुपए के छोटे मोटे सामान पर भी जबरन कस्टम ड्यूटी लगाने का यह सनकी और अव्यावहारिक नियम पास किया था? क्या काठमांडू के हुक्मरान यह भूल गए थे कि भारत से पंगा लेना उनके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है? वो भी तब जब पूरा नेपाल अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत, जीवन रक्षक दवाओं और रोजमर्रा के राशन के लिए भारत पर पूरी तरह निर्भर है। बालेंद्र शाह का वो घमंड अब रद्दी की टोकरी में जा चुका है और नेपाल की जनता को यह अच्छी तरह समझ आ गया है कि भारत से दुश्मनी पालना खुद उनके देश को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर देगा। दरअसल बालेन शाह सरकार ने नेपाल और भारत की खुली सीमा पर एक ऐसा बेतुका, अजीब और हैरान करने वाला नियम लागू कर दिया था जिसे सुनकर कोई भी समझदार इंसान अपना सिर पकड़ ले। काठमांडू से एक सरकारी फरमान जारी होता है कि अगर कोई भी नेपाली नागरिक भारतीय सीमा पार करके भारत के बाजारों से मात्र 100 रुपए से ज्यादा मूल्य का कोई भी रोजमर्रा का सामान लेकर नेपाल में प्रवेश करेगा तो उस पर भारी भरकम भंसार यानी कस्टम ड्यूटी वसूली जाएगी। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि आज के इस आधुनिक और महंगाई के जमाने में 100 रुपए की कीमत ही क्या होती है। इस नियम के लागू होते ही सीमा पर तैनात नेपाली पुलिस और कस्टम के अधिकारियों ने आम जनता पर अनावश्यक जुल्म ढाना और उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। भारत से खरीदे गए छोटे छोटे चिप्स के पैकेट, बिस्किट, सब्जी के मसाले, खाने का तेल, नहाने का साबुन और मासूम बच्चों के दूध के डिब्बों तक को अवैध बताकर जब्त किया जाने लगा। अधिकारियों ने सीमा चौकियों पर ऐसी कड़ाई कर दी थी कि वे गरीब महिलाओं और मजदूरों के छोटे छोटे झोलों को खोलकर तलाशी ले रहे थे, मानो वो कोई बहुत बड़ा प्रतिबंधित सामान चोरी छिपे लेकर जा रहे हों। लेकिन काठमांडू के बंद कमरों में बैठकर यह सन की फैसला लेने वाले बालेन शाह शायद जमीनी हकीकत से पूरी तरह कट चुके थे, जिसका अंजाम उन्हें बहुत जल्द भुगतना पड़ने वाला था। बालेन शाह अपने राजनीतिक राष्ट्रवाद के नशे में चूर होकर ये बड़ी बात भूल गए कि नेपाल की असली अर्थव्यवस्था और वहां के आम लोगों की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत से जुड़ी हुई सीमावर्ती मंडियों और बाजारों पर ही टिका हुआ है। नेपाल का जो मैदानी इलाका है जिसे तराई और मधेश क्षेत्र कहा जाता है, वहां रहने वाले लाखों करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपनी हर छोटी से छोटी घरेलू जरूरत के लिए रोज सुबह भारतीय बाजारों में आते हैं और शाम को सामान लेकर वापस चले जाते हैं। जैसे ही काठमांडू का यह तानाशाही फरमान जमीन पर लागू हुआ, नेपाल के सीमावर्ती जिलों में कोहराम मच गया। हर तरफ हाहाकार की स्थिति पैदा हो गई क्योंकि आम जनता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 100 रुपए के सामान पर भारी टैक्स चुका सकें। कई सीमा चौकियों पर तो गुस्साए नेपाली नागरिकों और कस्टम के अड़ियल अफसरों के बीच तीखी बहस, धक्का मुक्की और गंभीर झड़प तक की नौबत आ गई। लोग सड़कों पर उतर आए और खुलेआम सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे कि आज के समय में 100 रुपए में एक परिवार के लिए एक वक्त का राशन भी नहीं आता, तो फिर सरकार उनके पेट पर लात क्यों मार रही है? लेकिन सरकार का अहंकार इतना बड़ा था कि उसने अपनी ही जनता की एक न सुनी, जिससे बॉर्डर पर माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण और विस्फोटक होता चला गया। जब पानी सिर से ऊपर चला गया और बालेन शाह सरकार ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, तब इस तानाशाही फैसले को कानूनी रूप से चुनौती देने के लिए नेपाल के कुछ जागरूक और साहसी वकील सामने आए। अधिवक्ताओं अमितेश पंडित, आकाश महतो और उनके साथ कई अन्य वरिष्ठ कानूनविदों ने इस बेतुके कानून के खिलाफ सीधे नेपाल के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अदालत के सामने देश की गरीब जनता का दर्द रखते हुए
एक बेहद मजबूत और ठोस याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट रूम के भीतर जजों के सामने दलील दी कि काठमांडू सरकार की यह नीति खुद नेपाल के कस्टम एक्ट 2024 के बुनियादी सिद्धांतों, नियमों और प्रावधानों के पूरी तरह खिलाफ है। उन्होंने साफ साफ कहा कि यह फैसला कोई आर्थिक सुधार या देशहित में नहीं है, बल्कि तराई और मध्यस्थ क्षेत्र में रहने वाले लाखों गरीब नागरिकों के साथ किया जा रहा एक बहुत बड़ा कानूनी भेदभाव है, जो उनके जीने के अधिकार को छीन रहा है। वकीलों की इन दलीलों ने नेपाल की सबसे बड़ी अदालत को झकझोर कर रख दिया और इसके बाद अदालत के भीतर जो हुआ उसने बालन शाह सरकार की रातों की नींद पूरी तरह उड़ा। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत इसकी सुनवाई की और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने बालन शाह के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। जस्टिस हरिप्रसाद फुयाल और टेक प्रसाद ढुंगाना की संयुक्त पीठ ने इस मामले में एक बेहद कड़ा अंतरिम आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिपरिषद, वित्त मंत्रालय और सीमा पर तैनात तमाम सरकारी एजेंसियों को लिखित निर्देश दिया कि वे इस विवादित और जन विरोधी प्रावधान को अगले आदेश तक तुरंत प्रभाव से रोक दें। अदालत की इस संयुक्त पीठ ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि जब तक इस मामले पर कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक सीमा पर कोई नया टैक्स नहीं वसूला जाएगा और पुरानी व्यवस्था ही बहाल रहेगी। यानी जिस फैसले को बालन शाह सरकार अपनी संप्रभुता और आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा तमगा मानकर छाती ठोक रही थी, वो अदालत के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इस फैसले के आते ही सीमा पर जश्न का माहौल बन गया, लेकिन काठमांडू के सत्ता गलियारों में सन्नाटा पसर गया। अदालत के जोरदार चाबुक के बाद अब नेपाल के अंदर ही प्रधानमंत्री बालन शाह की नीतियों और उनकी नीयत पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया से लेकर काठमांडू और पोखरा की सड़कों तक लोग अब खुलेआम पूछ रहे हैं कि आखिर अपनी ही गरीब जनता को प्रताड़ित करने वाले इस फैसले की जरूरत ही क्या थी। नेपाल के प्रबुद्ध वर्ग और बड़े अर्थशास्त्रियों का कहना है कि राष्ट्रवाद दिखाने के चक्कर में सरकार इतनी अंधी हो गई कि उसने अपनी जनता के आर्थिक हालात को भी नजरअंदाज कर दिया। लोग कह रहे हैं कि अगर बालन शाह को सच में देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो उन्हें देश के भीतर फैक्ट्रियां लगानी चाहिए, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना चाहिए, न कि भारत से आने वाले बिस्किट और साबुन पर टैक्स लगाकर अपनी बहादुरी साबित करनी चाहिए। बालन सरकार की इस वैश्विक फजीहत ने यह साबित कर दिया है कि जब आप जमीन से कटकर सिर्फ हवाई राजनीति करते हैं तो आपका हश्र ऐसा ही होता है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है जो सीधे भारत के सीमावर्ती व्यापारियों और हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। काठमांडू के इस एक सन की फैसले का सीधा और बहुत बुरा असर भारत के सीमावर्ती बाजारों पर भी देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश और बिहार की लंबी सीमा नेपाल से लगती है, जहां सदियों से दोनों देशों के लोग आपस में सुचारू रूप से व्यापार करते आ रहे हैं। जैसे ही नेपाल सरकार ने 100 रुपए वाला यह नियम लागू किया, भारत के सीमावर्ती बाजारों जैसे रुपईडीहा, सुनौली, पलिया और जयनगर के बाजारों में अचानक सन्नाटा पसर गया। इन बाजारों के स्थानीय व्यापारियों ने दावा किया कि नेपाली ग्राहकों की संख्या में रातों रात ऐसी भारी गिरावट आई कि उनका पूरा कारोबार 70 से 75% तक पूरी तरह ठप हो गया। जो दुकानें कभी नेपाली ग्राहकों से खचाखच भरी रहती थीं, वहां सन्नाटा छा गया, क्योंकि नेपाली लोग डर के मारे बॉर्डर पार करने से कतराने लगे थे। भारतीय व्यापारियों का करोड़ों का नुकसान होने लगा था और वे भी इस बात से चिंतित थे कि अगर यह नियम लंबे समय तक चला तो सीमा पर रहने वाले हजारों भारतीय परिवारों की रोजी रोटी छिन जाएगी। लेकिन भारत ने हमेशा की तरह इस संकट के समय में भी संयम बनाए रखा और नेपाल की न्यायपालिका ने खुद ही इस अन्याय को खत्म कर दिया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बालन शाह जरूरत से ज्यादा नकली राष्ट्रवाद का चश्मा पहनकर नेपाल की जमीनी हकीकत को भूलते जा रहे हैं? काठमांडू के मेयर से लेकर देश की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की कोशिश में जुटे बालन शाह शायद यह भूल गए कि भारत और नेपाल का रिश्ता कोई आज या कल का नहीं है। ये सदियों पुराना, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ रोटी बेटी का पवित्र रिश्ता है, जिसे कोई भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तोड़ नहीं सकती। नेपाल की आम जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती और समझती है कि उनके घर का चूल्हा तभी जलता है जब भारत से ट्रकों की लंबी लाइनें सीमा पार करती हैं। नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था, उनका विदेशी व्यापार
उनके वाहनों को चलाने वाला ईंधन, अस्पतालों में मिलने वाली जीवन रक्षक दवाइयां और हर रोज इस्तेमाल होने वाला जरूरी सामान भारत से ही जाता है। ऐसे में अचानक भारत के खिलाफ नफरत फैलाकर और कठोर फैसले लेकर जनता पर बोझ डालना बालन शाह को बहुत भारी पड़ गया है और उनकी लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है। साल 2026 के इस नए दौर में जहां भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहां नेपाल जैसे छोटे पड़ोसी देश का ऐसा रवैया सच में हैरान करने वाला था। चीन की शह पर या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नेपाल के कुछ नेता लगातार भारत विरोधी एजेंडा चलाते रहते हैं ताकि वे वहां की जनता की भावनाओं को भड़काकर वोट बटोर सकें। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव जैसे देशों का चीन के कर्जाल में फंसकर क्या हश्र हुआ है। भारत ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह नेपाल की हर मुसीबत में बढ़ चढ़कर मदद की है, चाहे वो 2015 का भीषण भूकंप हो या फिर कोई बड़ा आर्थिक संकट। भारत कभी भी नेपाल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन काठमांडू के कुछ हुक्मरानों को लगता है कि वे भारत को आंख दिखाकर अपनी ताकत साबित कर सकते हैं। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने बालन शाह सरकार को जो कानूनी थप्पड़ मारा है, वह सिर्फ एक टैक्स की रोक नहीं है, बल्कि उन सभी बाहरी ताकतों को एक कड़ा संदेश है जो भारत नेपाल के ऐतिहासिक रिश्तों में जहर घोलने की कोशिश कर रही हैं।